नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी आवाज़ हमारे खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। आज हमारे साथ हैं सचिन बैसला जी, जो कि डूसू के जॉइंट सेक्रेटरी हैं। सचिन जी, आपका आपकी आवाज़ में स्वागत है। धन्यवाद जी। सबसे पहला मेरा सवाल रहेगा सचिन जी, आपके कार्यकाल में, 1 साल का कार्यकाल में आपके ऐसे 3 सफलता 3 असफलता के बारे में बताइए। देखिए, असफलता के ऊपर पहले हमें जाना चाहिए। जी जी। और उस असफलता के लिए मैं कहना चाहूँगा कि जीवन में असफलता कुछ नहीं होती, एक सीखने का प्रोसेस होता है। जी और मैंने सीखने का प्रयास किया है। जी। बहुत सारी चीज़ों में हम उन्हें कर पाए, बहुत सारी चीज़ों में हम सीख कर वापस लौट गए। जी पर असफलता जीवन में कुछ नहीं होती। और रही बात सफलता की, तो सबसे पहले डूसू में आने से पहले एक चीज़ मैं अपने अंतर्मन में सोचता था कि मैं जितने भी लोगों की मदद कर पाऊँगा जी उतने लोगों की मैं मदद करूँगा। तो मुझे लगता है कि वो मैंने पूरे सच्चे मन से, पूरी निष्ठा से वो काम किया है। जी आप शायद पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर कोई ऐसा छात्र ढूंढ पाएंगे जी जो ये कह सके कि वो उसने मुझे अप्रोच किया जी। सचिन और जी। मैंने उसकी मदद करने का प्रयास नहीं किया। जी। तो मुझे लगता है कि यही मेरी, अगर सफलता मैं कहना चाहूँगा तो यही एक सफलता हो सकती है। आपके कार्यकाल में ऐसे 3 काम जो आप डूसू में हुए हों दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। देखिए, सबसे पहले हमने एक स्टूडेंट सेंटर के लिए डिमांड की। जी स्टूडेंट सेंटर का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, ठीक रामजस कॉलेज के जी सामने। हमने स्पेशल यू बसेस के लिए डिमांड की, शटल बस सर्विस के लिए डिमांड की, जी जो पहले कैंपस के अंदर चलती थी। जी हमने दिल्ली सरकार से उसके लिए मांग की, लेकिन वो हमारी मांग अनसुनी की गई। जी तो हमने, पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि डूसू ने अपना खुद का फंड शटल बस सर्विस के लिए जो है दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन को दे दिया है। और उससे जो है अब विश्वविद्यालय प्रशासन शटल बस खरीदेगा और वो सर्विस कैंपस के अंदर एक्टिव हो जाएगी। ये साउथ कैंपस में चलेगी या नॉर्थ ही नॉर्थ में अभी चलेगी? ये नॉर्थ के लिए, साउथ कैंपस में अभी सुविधा अभी जो शुरू हुई है जी उसमें हमने बात की थी, तो वहाँ बस की सुविधा अभी मेट्रो से कॉलेजेस तक शुरू हो चुकी जी। है। और अगला कोई ऐसा एक शटल बस और कोई हो जो आपने कराया हो आपके कार्यकाल में डूसू के द्वारा? देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि किसी भी अच्छे कार्य की शुरुआत राम का नाम लेकर करनी जी चाहिए, भगवान का नाम लेकर जी करनी चाहिए। तो एक प्रयास मैंने और किया, जी 551 विद्यार्थियों को जी बिल्कुल निशुल्क अयोध्या धाम जी के दर्शन कराए गए। जी। तो ये एक एक कार्य, एक बहुत सफलता का एक आगे चलने वाली चीज। हाँ, बस ईश्वर ने करा दिया और जी। चीज़ें हो गई। एक और है, जब आप चुनाव लड़ रहे थे तो एक नारा बहुत प्रचलित था, एक फैसला सचिन फैसला। इसके पीछे की कहानी क्या है? ये नारा कहाँ से निकला और कैसे दिमाग में आया? दरअसल क्या, जब मैं 2019 के अंदर टिकट मांग रहा था, हम्म। तब मेरा सरनेम पीछे बंसल लिखा हुआ था। जी। फिर वैसे बैसलों को बंसल भी लिखते हैं, अच्छा। और बहुत से लोग जैसे गांव की तरफ से माइग्रेट करके बाहर आ जाते हैं तो बंसल लिखने लग जाते हैं। तो मेरी दिली इच्छा थी, क्योंकि उस समय से ही मैंने दिमाग में प्लान कर रखा था कि बैसला और फैसला ही बड़ा राइमिंग सा होता था। जी तो तब मुझे समय नहीं मिल पाया और मैं चेंज नहीं करा पाया। पर आगे आने वाले समय में, जैसे कोविड का वो कार्य पूरा वो एक समय आया, तो उस समय मैंने चेंज कराया। और चेंज कराने के बाद पहले से दिमाग में एक प्री प्लान था कि इस नारे के साथ पूरा चुनाव लड़ाना है। जी और वो चीज़ें इतने अच्छे तरीके से टर्न आउट हुई कि परिणाम आपके सामने ही। जी। सबसे ज़्यादा मतों से आप ही जीते थे, पूरे 204 सीट में आप सबसे ज़्यादा जीते थे। एक और सवाल है, अभी छात्र राजनीति में आने के पीछे कारण क्या है? एक हर माँ बाप का सपना होता है कि हमारा बेटा डॉक्टर, इंजीनियर बने, एक आईएएस बने, अधिकारी बने। तो इसके पीछे छात्र राजनीति में आने का क्या कारण रहा आपका? सर, मेरा ऐसा कोई पहले से कोई प्लान नहीं था जी कि मुझे छात्र राजनीति करनी है। जी जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर नया नया आया था, जी तो देशबंधु कॉलेज और रामानुजन कॉलेज ये एक साथ होते, तो देशबंधु में राजनीति बड़े बड़े चरण पे थी। बड़े चरण पे थी। जी तो मेरा जो साथ, मैं जिस मित्र के साथ कॉलेज जाता था, उसने वहाँ चुनाव की तैयारी शुरू की। तो जब उसने चुनाव की तैयारी शुरू की, तो भाषण देने में थोड़ा सा असहज महसूस करता था। जी तो उसने मुझसे एक दिन चर्चा की कि यार, ये ना मुझसे हो नहीं पाता कि मैं भाषण कैसे दूँ। जी तो फर्स्ट ईयर में हम लोग नए नए जाने लगे थे। जी। तो मैंने उससे कहा कि कोई बात नहीं, मैं देख उसका नाम मनीष होता था। तो मैंने कहा, आज से मैं मनीष बन के भाषण दूंगा हर क्लास में, अरे वाह। तो किसी को क्या पता चलेगा। हाँ, तो मैंने वहाँ से भाषण देने शुरू किए, मुझे वहाँ से रिस्पॉन्स अच्छा मिलना शुरू हुआ। जी तो फिर अगले साल मैंने अपने कॉलेज के अंदर अपना नामांकन भर दिया अच्छा और उसमें मैं सीसी का चुनाव जीत गया। तो फिर मैंने ऐसे ज़िंदगी को देखा है, मैं आपके साथ ये साझा करता हूँ जी कि
नर्सरी से लेके ग्रेजुएशन तक, फिर मैंने लॉ भी की। इतना लंबा ये पूरा एक समय हो गया, लगभग 17 18 19 साल का एक पढ़ाई का ही समय रह गया। जी। इस पूरे समय में 18 19 साल में कभी किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि यार तुम पढ़ते बहुत अच्छा हो, तुम जिंदगी में कुछ करोगे। जी। लेकिन ये छोटा सा एक जो राजनीतिक जीवन रहा है, इसमें मुझे न जाने कितने लोग आज तक ये कह चुके हैं कि यार तुम अच्छा बोलते हो, या तुम यार अच्छा कर रहे हो, तुम एक दिन राजनीति में कुछ अच्छा करो। एक मनीष नाम आया, मनीष ने एक डूसू तक का सफर तय करा दिया। कह सकते हैं आप, क्योंकि वहां से चीजें, क्योंकि वहां से कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हुआ जी। कि जब मुझे लगा कि लोग मुझे अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे जी। हैं और मैं ये कर सकता हूँ। एक और चीज़ है, आप पीछे से पृष्ठभूमि क्या रहेगी आपकी, जैसे राजनीति में कुछ आपकी फैमिली से कोई है या कुछ पीछे की पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा बहुत बताइए। मेरी फैमिली में कोई दूर दूर तक राजनीति में नहीं है। जी। मेरा गांव यहाँ बागपत के अंदर है। जी। और मेरे पिताजी ने बहुत संघर्ष करके हमें नोएडा तक लाए। जी। और बस वो संघर्ष चल ही रहा, और उनके संघर्ष के कारण आज मैं आपके सामने आ बैठा हूँ। पर बाकी मेरे घर में कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। अब उन्हें कैसा लगता है कि एक दिल्ली विश्वविद्यालय, पूरे देश का एक नामी विश्वविद्यालय में, वहाँ का हमारा बेटा दिल्ली विश्वविद्यालय में जॉइंट सेक्रेटरी है, तो उनको कैसा लगता होगा, माँ बाप को, आपके पूरे गांव को एक गर्व महसूस होता है? सबसे पहली और सबसे बड़ी जो और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है जी। कि ज़्यादा दूर नहीं है मेरा गांव यहाँ से। हम जहाँ बैठे हैं यहाँ से ज़्यादा आधे घंटे की दूरी पे हो। जी। और वहाँ बहुत सारे लोगों ने, जैसे मैंने आपको बताया बैसला बंसल वाला, जी। 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 तो बहुत से लोगों ने वापस बैसला लिखना शुरू करा है। जी। तो मुझे लगता है कि ये मेरी एक उपलब्धि है। वो कौन सा गांव है जहाँ से आप? गांव बहुत सारे हैं यहाँ से। नहीं, घिटोरा, नहीं, आपका गांव कौन सा है? मेरा गांव घिटोरा गांव है। जी। वो यहाँ से 30 मिनट की दूरी पे है कैंपस से, अच्छा। ज़्यादा दूर नहीं है। पर वहाँ लाइन से, जैसे बैसलों के ही गाँव, जी। गुजरों के गाँव है, बैसलों के गाँव है। तो अब वहाँ बहुत से, जैसे जो युवा अब दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर आ रहे हैं, बहुत से युवाओं ने एडमिशन लिया। तो अब वो लोग कहते हैं कि हमारा बंसल लिखा हुआ था, हमने बैसला करवाया। जी। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि अपने समाज को मैंने कुछ अच्छा दिया है, समाज के प्रति भी मैं कुछ योगदान दे पा रहा हूँ। जी। और रही बात देखो माता पिता की, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके संघर्ष के सामने हमारा तो कुछ संघर्ष, माँ बाप से बढ़ के कोई चीज़ है ही नहीं। कुछ भी संघर्ष नहीं है। तो अगर उनके नाम में हम थोड़ा बहुत भी कुछ ऐड कर पाएं, तो ये तो देखिए गर्व की बात। किसी भी पुत्र को, किसी भी बच्चे को अच्छा ही लगेगा। अभी हाल ही में आप उत्तर प्रदेश के सीएम योगी जी से मिले थे, उस मुलाकात के क्या मायने हैं? देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर बड़ी मात्रा में उत्तर प्रदेश के छात्र हैं। जी। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से गुजारिश की कि अगर हम कहीं भी गाजियाबाद के बॉर्डर पे, नोएडा के बॉर्डर पे एक हॉस्टल का निर्माण कर सकें, जी। क्योंकि सारे लोग फाइनेंशियली इतने मजबूत नहीं होते। जी। अगर हम एक हॉस्टल का निर्माण कर सकें तो मुझे लगता है कि काफ़ी सारे छात्र जो फाइनेंसिस के कारण, जो यहाँ रहने के खर्चों के कारण दिल्ली विश्वविद्यालय में आना अवॉइड करते हैं, वैसे छात्र भी यहाँ आ सकेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरी बात बड़े ध्यान से सुनी भी, और उन्होंने कहा कि ठीक है, इस पर उचित से उचित कार्रवाई करेंगे। तो आगे मिलते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, बैसला जी, आपने ये बहुत अच्छा कदम उठाया। जैसे कई राज्य हैं, जैसे छत्तीसगढ़ है, उन छत्तीसगढ़ के छात्रों के लिए, जो छत्तीसगढ़ आदिवासी छात्रों के लिए अलग से हॉस्टल की व्यवस्था है दिल्ली में। जैसे मीना समाज है राजस्थान का, उन लोगों ने आपकी पहल को देखकर या उनकी पहल को देखकर आप लोगों ने स्टार्ट किया। तो ऐसे ही आप, ये हॉस्टल हो जाएगा तो अच्छी बात है। अभी हाल ही में अभी छात्र संघ चुनाव का माहौल चल रहा है, इस बार के छात्र संघ चुनाव पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के क्या मुद्दे हैं? देखिए, छात्र संघ चुनाव के मुद्दे, एक मुद्दा जो लंबे समय से चलता आ रहा है, और जिस मुद्दे के ऊपर हमने अपनी तरफ से बहुत सी कार्रवाई करवाई भी है, वो है छात्रावास का, हॉस्टल्स का। जी। अभी यहाँ हमारे ढाका की तरफ 1000 स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल का निर्माण कार्य शुरू होने वाला है। जी। और भी ऐसे हॉस्टल्स वहाँ बनने वाले, लगभग 2500 स्टूडेंट्स के लिए वहाँ हॉस्टल निर्माण कार्य टोटल शुरू होने वाला है। तो लेकिन 2500 से भी मैं जानता हूँ कि दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर जितनी बड़ी मात्रा में छात्र हैं, जी, उनका सबका तो इससे नहीं हो पाएगा। तो ये एक हॉस्टल के लिए हम और क्या अच्छे उपाय निकाल सकते हैं, जो यहाँ 1.5 लाख की आबादी है स्टूडेंट्स की। जी। तो उन स्टूडेंट्स को हम कैसे सबको हॉस्टल्स प्रोवाइड कराएं, इसके ऊपर मुझे लगता है कि और हमें विस्तार से काम करने की आवश्यकता है। सचिन जी, हर बार चुनाव होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, हर साल होता है, मुद्दे सेम होते हैं, ऐसा क्यों है? मैनिफेस्टो सेम होता है। सर क्या है, कुछ मुद्दे जो बहुत बड़े होते हैं, जी। वो 1 साल के कार्यकाल के अंदर तो ख़त्म नहीं हो सकते। जी।
जैसे मैंने हॉस्टल का एक छोटा सा उदाहरण दिया, तो अपने अपने कार्यकाल में जब छोटा छोटा सब प्रयास करेंगे, और जैसे हमारे कार्यकाल के समय में 1000 स्टूडेंट्स का जो मैं हॉस्टल आपको बता रहा हूँ, इसका बनने का प्रस्ताव रखा, ये पास हो रहा है, तो ऐसे ही अगर सब अपना धीरे 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 करते रहेंगे तो एक दिन वो दिन भी आएगा कि जब यहाँ 1000 लाख छात्रों के लिए भी हॉस्टल्स तैयार होंगे। तो ये कुछ ऐसे इशू होगा। बाकी कुछ और इश्यूज, जैसे कि अभी यूनिवर्सिटी के अंदर हाल फिलहाल में जो है थोड़ा थोड़ा कर फी भी काफ़ी ऊपर जा चुकी है। जी तो वो फ़ी के जो ये एक बर्डन है, इस बर्डन को दूर करने के लिए मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को इंटर्नशिप प्रोवाइड कराने की ये भी एक इशू होना चाहिए। इस पे भी हमने काम किया। दिल्ली विश्वविद्यालय के हमारे वाइस चांसलर साहब ने भी काफ़ी इंटर्नशिप्स दी, डूसू ने भी अपनी तरफ से इंटर्नशिप्स दी, लेकिन हमें इस पे कुछ और विस्तार में ऐसा प्लान करना चाहिए कि हम प्रत्येक छात्र को इंटर्नशिप दे सकें, जी ताकि उसकी जो ये फीस का जो एक बर्डन है, जो यहाँ रहने का एक बर्डन है, जो बाहर से छात्र आ रहा है, वो सारा इंटर्नशिप के माध्यम से निकल जाए। सचिन जी, आप 24 घंटे छात्रों के बीच में रहते हैं, आज से नहीं कई सालों से, जब से दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर छात्रों के मेन मुद्दे क्या हैं? सर, छात्रों के मेन मुद्दे, किसी भी छात्र का मेन मुद्दा तो देखिए, जो अगर कोई बाहर से आ रहा है तो यहाँ रहने का हो गया जी। और अगर आप इन ओवरऑल के सारे छात्रों का मिलाकर देखेंगे तो एक अच्छी क्वालिटी शिक्षा और एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी कैंटीन, जी अच्छा पीने के लिए पानी, जी ये कुछ बेसिक सुविधाएं हैं। जी तो ये कुछ इश्यूज हैं जिन पर निरंतर काम चलते भी रहते हैं, और कई जगह वो चीज़ें अच्छी भी हैं, कई जगह चीज़ें अच्छी नहीं हैं। जहाँ अच्छी नहीं है वहाँ हम लोग मांग करते हैं। तो इसी प्रकार के मुद्दे हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो अब तक जो नहीं हुआ, जो होना चाहिए, वो रेंट कंट्रोल जी के ऊपर भी जी कोई कानून की आवश्यकता है। मतलब इसमें खाली छात्र संघ से नहीं होगा, इसमें ऊपर से सरकारों को इसके ऊपर जो है नियम बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो एक छात्र यहाँ मारा जाता है वो रेंट की वजह से मारा जाता है। इसको कैसे कम किया जा सकता है? इसका क्या कैसे किया सकते, कैसे आप कैसे प्लान कर रहे हैं? आप लोगों के पास तो आप छात्र नेता हो। या तो हमें निर्धारित करना चाहिए कि इतने एरिया के हिसाब से इतना रेंट होगा, और वो हमें फिक्स कर देना चाहिए। जी पर ये भी मैं आपको कह रहा हूँ कि हमारे और आपके कहने से नहीं होगा। जी, इसमें तो सरकार को ही नहीं, हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। आप वही मैं कह जब रहा तक हूँ, सरकार आगे नहीं आएगी। सरकारों को इसमें इन्वॉल्व होकर ये कराना पड़ेगा, और ये कराने की आवश्यकता है। अभी जब मैं बीते दिनों मुखर्जी नगर के अंदर, जी ये आपका करोल बाग के अंदर वहाँ गया था, जी जी तो वहाँ जाकर जब देखा, वो आपने देखा था जी, वो तीन छात्रों के साथ जो दुर्घटना हुई, जी तो वहाँ इतने छोटे छोटे से वो कमरे हैं। एक बेड की जगह और मुंह मांगे रेंट मांगते हैं लोग, 9-10 हज़ार रुपए सिर्फ एक बेड के आप दे रहे हैं। तो मतलब वो बहुत ही दुखदायक था, दर्दनीय एक था। गरीब बच्चा है जो 10,000 यदि महीने का दे देगा तो कैसे खाना भी है, उसमें रहना भी है। एक और सबसे ज़्यादा मुद्दा उठता है, जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय में डीटीसी बस में छात्रों के लिए बस पास की सुविधा है, ये काम मेट्रो में क्यों नहीं हो सकता? ये आप हर बार मुद्दा भी उठता है, आपके मैनिफेस्टो में भी होता है। सर, हमारी तो पूरी इच्छा है, हमने इसके लिए प्रयास भी किया, जी हमने इसके लिए केंद्र से बात की, हमने इसके लिए डीएमआरसी से बात की, हमने इसके लिए दिल्ली सरकार से बात करने का प्रयास किया, पर वहाँ से हमें वैसा रिस्पांस नहीं मिल पाया। तो मैं तो आपके ये पॉडकास्ट के माध्यम से भी ये गुजारिश करना चाहूँगा कि दिल्ली सरकार जो हर जगह इतना फ्री फ्री दे रही है, जी, तो सब कुछ आप फ्री दे रहे हो, तो आप दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के ऊपर भी थोड़ी मेहर कीजिए ना। जी कि आप, या फिर आप यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय में इसलिए फ्री नहीं देना चाहते क्योंकि इससे आपका कुछ डायरेक्ट राजनीतिक लाभ नहीं है। जी तो इसका मतलब आपका, अगर ऐसा है तो इसका मतलब आपका कभी भी उद्देश्य सेवा नहीं था, जी आप केवल राजनीति के लिए फ्री दे रहे हैं। जी। एक और सवाल रहेगा, अभी आप बैसला जी जब चुनाव जीते थे 2023-24 में, आपकी जीत सबसे बड़ी जीत थी, ऐसा क्या मैनेजमेंट था कि आप सबसे ज़्यादा वोटों से जीते थे? देखिए, मुझे लगता है दुनिया में कहीं भी चुनाव लड़िए जी, एक ही मैनेजमेंट सुपर हिट है, और वो है कि आपको ज़मीन पे लोगों के साथ जुड़ना होगा। जी मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ 1-to-1 कांटेक्ट में आने का प्रयास करता था। मैं जब इवन कैंपेनिंग के उसमें भी जाता था अपने, तो मैं अपने दिमाग में एक बिल्कुल सेट करके जाता था कि मुझे मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ हाथ मिलाना है, मुझे टच क्रिएट करना है। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि ये इफ़ेक्टिव रहीं, और एक लंबा मेरा 8-9 साल का पूरा संघर्ष था, तो उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स जुड़े और टीम वर्क रहा, एक बड़ी टीम, उन सब लोगों ने ये चीज़ें मैनेज की, और
तो ये सबका एक साझा प्रयास है, ये मैं अपने अकेले के उससे नहीं कह सकता, नहीं, आपकी पूरा टीम वर्क पूरी है। टीम वर्क है। और लेकिन हाँ, एक प्रत्याशी को और भी जो युवा प्रत्याशी आगे आएंगे उनके लिए मैं ये कह सकता हूँ कि सबसे जो बड़ा मूल मंत्र है वो यही है कि ज़मीन पे उतर के लोगों से जुड़ना। एक और सवाल है, छात्र राजनीति राजनीति की पहली सीढ़ी मानी जाती है, आप अपने आप को कहाँ देखते हो? सर मैं अपने आप को कहीं नहीं देखता, मुझे लगता है कि विद द फ्लो जाना ज़्यादा बेहतर होता है। जी। जो ईश्वर ने दे दिया, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि यहाँ तक भी बैठेंगे, जी। लेकिन यहाँ तक आया, इसके लिए भगवान का धन्यवाद अदा करता हूँ। और आगे भी जो होगा वो अच्छा होगा, जी। क्योंकि आपकी अगर मेहनत ठीक रहेगी तो मैं ऐसा मानता हूँ कि आपको अंत में कुछ ना कुछ ज़रूर आपके हिस्से में आएगा। जी। तो बस मेहनत करते रहो, इतना सोचना तो है ही नहीं। अभी हाल ही में छात्र संघ कार्यालय में तोड़ फोड़ हुई थी, उसके पीछे क्या कारण था? सर तोड़फोड़ हुई थी, उस तोड़फोड़ के पीछे तो आपका काफ़ी वीडियो वायरल हुआ था उस स्टेज पे। वीडियो वायरल हुआ था, लेकिन उसमें कुछ ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। जी। एनएसयूआई के लोगों ने वो तोड़फोड़ की, और क्योंकि कुछ नहीं था एनएसयूआई के पास, जी। क्या करें, जी। मतलब कोई ना कुछ है ऐसे इश्यूज होते हैं, ना कुछ कर पा रहे थे, तो ये तोड़फोड़ कर केवल अपना गुस्सा निकालना। और उसमें जो दुर्भाग्यपूर्ण और दुखदायक था जी। वो ये था कि चलो आप ऑफिस के अंदर आ रहे हो, तोड़फोड़ कर रहे हो, जी। उसमें आप एक राम मंदिर का जी। जी। एक हमारा 3D स्ट्रक्चर उसके उसे अंदर रखा खंडित था, भी कर दिया तो उसे तोड़ा गया। जी। स्वामी विवेकानंद जी के चित्र के ऊपर मतलब कई बार डंडों से जैसे वार कर रखा, पूरा उसे तोड़ा गया। तो ये मानसिकता काफ़ी दर्द देने वाली है, काफ़ी दुख देने वाली है, क्योंकि जो राम मंदिर है, जो राम है, वो राम केवल एक विचारधारा के तो नहीं है, प्रदेश के वो केवल विद्यार्थी परिषद के नहीं है, जी। वो तो एनएसयूआई के भी है, वो तो मतलब प्रत्येक जनमानस के जो इस भारत देश के अंदर रह रहा सबके राम है। जी। तो वो जो एक जहर है दिमाग में, उस जहर से ज़्यादा दुख हुआ। अब स्वामी विवेकानंद जी वो तो केवल एक विचारधारा के नहीं है, ये तो देश के महापुरुष हैं, इनके ऊपर तो सबको गर्व और गौरव जी। महसूस करना चाहिए। तो वो चीज़ थोड़ी सी दुखदायक तोड़ लगी। फोड़ के अलावा डूसू ऑफिस के अंदर दारू की बोतलें, बियर की बोतलें पाई जाती हैं, इसके पीछे क्या? छात्र राजनीति, ये डूस, बियर की बोतल, दारू पीना, कोई भी संगठन क्यों ऐसा क्यों देखा जाता है? मुझे लगता है सर संस्कृति का इसमें बहुत बड़ा जी। अहम जो है रोल आ जाता जी। है। जी। हम लोग हमेशा से पक्ष में रहे हैं कि जब हम फेमिनिज्म की बात करें तो हम उस फेमिनिज्म की बात करें जी। कि जिसमें जो बहनें आज शिक्षा नहीं ले पा रही हैं, जैसे जो गांव से बाहर नहीं आ पा रही हैं, जो जीवन में कुछ अच्छा करना चाहती हैं वो कर नहीं पा रही हैं, उनके लिए हम बात करें, उनके फेमिनिज्म के लिए हम बात करें। लेकिन जो हमारे सामने जो विपक्ष है, वो जो आइडियोलॉजी है, वो किस फेमिनिज्म की बात करते हैं कि औरतों को खुलकर सिगरेट पीने की आज़ादी मिले, दारू पीने की आज़ादी मिले, छोटे कपड़े पहनने की आज़ादी मिले। वो आज़ादी आपकी अपनी, लेकिन इसे आप फेमिनिज्म शब्द के साथ मत जोड़िए। जी। तो ये मैं आपको ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये एग्जाम्पल है कि जैसे आज जो आप दारू और सिगरेट की बात कर रहे हो, जी। वो हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है, जी। लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों ने इसे अपना रखा है, और वो लोग इसे बिल्कुल खुलकर एकदम, आप जाएंगे तो उनके बीच में कल्चर है, बिल्कुल ओपन एक्सेप्ट करते हैं वो लोग इसे कि ठीक है इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ जिस सोच में और जिस संस्कृति में हम बढ़ रहे हैं, जिस संगठन में हम हैं, हमारे यहाँ ये सब चीज़ें नहीं है, ये एक ओपन कल्चर हमारे यहाँ नहीं है। जी। तो शायद यही एक अंतर है कि वहाँ आपको दारू की और बियरों की बोतलें पाई जाती है और यहाँ आपको ऐसा कुछ नहीं मिला। अभी आपने छात्राओं के लिए बात की, दिल्ली यूनिवर्सिटी डूसू छात्राओं के लिए सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाता है, कैसे? हमने अपने आने के बाद वामिका एक जो पहल हमने वो कराई, तो उसके तहत क्या है, पूरे विश्वविद्यालय के अंदर हर घंटे 2 घंटे 1.5 घंटे में पुलिस की एक वामिका के नाम से एक अपनी जीप रहेगी, जिसमें हमारी महिला कांस्टेबल भी उसमें रहेंगी, और वो खास तौर पे बहनों की सुरक्षा के लिए। और अन्य कैंपसेस के अंदर भी हमने मांग की कि जितने भी पुलिस की जो जीप रहती है उसके अंदर एक न एक महिला कांस्टेबल ज़रूर वहाँ रहे, जिससे कि छात्राएं अपनी कोई भी बात कहने में असहज महसूस ना करें। अभी मैं देख रहा, आपने भी देखा हुआ, अभी तक आयशा जेएनयू तक सीमित था, हर साल प्रत्येक साल उनका वोट बैंक में बढ़ोतरी हो रही है, ऐसा क्यों है? नहीं, वोट बैंक में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। ये एक बार बीच में भी थोड़ा वो हुआ था, क्योंकि इसके पीछे भी अगर आप बहुत डीप जाएंगे तो मैं बता दूं आपको कि
बीच में केरल बोर्ड ने क्या किया था कि लगभग 7-8 हज़ार स्टूडेंट्स को 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स दे दिए। जी। तो उन स्टूडेंट्स ने अचानक से यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय के एडमिशन। अंदर एडमिशन लिया, जी। और वो लोग बिल्कुल प्री प्लान्ड तरीके से यहाँ प्लांट किए जा रहे थे अच्छा। कि वो उस विचारधारा के ही लोगों को मार्क्स दिए गए थे, और अन्य वहाँ के स्टूडेंट्स को नहीं दिए गए। अच्छा। वो एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के लोगों को दिए गए, और वो पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को यहाँ इसलिए सेट किया जा रहा था ताकि वो आने वाले चुनाव के अंदर इस छात्रों प्रकार को। का डेंट दे सकें। जी। एक और अभी हाल ही में, पहले जो छात्रों में दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन होते थे वो मेरिट बेस पे होते थे, आजकल एंट्रेंस एग्जाम है। तो क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे, इन पे थोड़ी चर्चा की जाए। नहीं, इसका नुकसान कुछ नहीं है। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी आज मिल रही है, क्योंकि बहुत से राज्यों के अंदर जो अगर 12th के एग्ज़ाम ठीक से कंडक्ट नहीं होते थे, जी। तो उन छात्रों को इसकी वजह से सफ़र करना पड़ता था। जहाँ बहुत स्ट्रिक्टली जो है चीज़ों को जो है कंडक्ट कराया गया, लागू कराया गया, तो आज सबके पास बराबर मौका है। आप CUET का एग्ज़ाम दीजिए, सेम क्वेश्चंस रहेंगे, सेम आपको पूरी प्रक्रिया उसको फेस करना है। जो उसमें से पार होकर आगे आते रहेंगे उन स्टूडेंट्स को मिलता रहेगा। तो आज सबके साथ जस्टिस हो रही है। जी। आज चाहे स्टूडेंट कश्मीर का हो या कन्याकुमारी का हो, सबको एक ही प्रोसेस के तहत आज एडमिशन मिल रहा है। तो स्टेट्स बोर्ड की जो एक मनमानी चलती थी, वो सब चीज़ें आज ख़त्म हो गई, तो ये तो अच्छा है। अभी हर बार आज से 2-3 साल पहले डोसू चुनाव सेकंड वीक में हो जाता था, अब की लास्ट वीक में हो रहा है, ऐसा क्यों है? देखिए, ये थोड़ा सा जो रिजल्ट आने में जी। जी। थोड़ा सा देरी हुई है, इस वजह से चीज़ें शेड्यूल में नहीं आ पाई। अन्यथा इस बार विश्वविद्यालय अपनी तरफ से पूरी तरह तैयार था जी। कि इस बार एकेडमिक कैलेंडर बिल्कुल ठीक समय पर हम शुरू कर देंगे और तैयार कर देंगे। जी। पर मुझे ऐसी पूरी आशा और उम्मीद है कि आने वाले साल में हमारा एकेडमिक कैलेंडर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सचिन जी, आपकी आवाज़ से बात करने के लिए धन्यवाद। और कोई एक लास्ट मैसेज हमारे दर्शकों को देना चाहते हो तो, जो दिल्ली विश्वविद्यालय, अभी छात्र संघ चुनाव भी है, और दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों को कोई मैसेज देना चाहते हो तो हमारे चैनल के माध्यम से। देखिए, मैसेज जो मैं किसी भी मंच पर जाता हूँ, हर जगह से देता हूँ, और जी। यही मैं कहता हूँ कि आप आज यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय तक आए हैं, जी। एक विश्व के सबसे प्रेस्टीज आप विश्वविद्यालय का हिस्सा बने हैं। जी। तो एक चीज़ हमेशा याद रखें कि आप कल को कुछ भी बने, आप कोई प्रोफेसर बनेंगे, आप किसी भी अन्य फील्ड में जाएंगे, आप जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन अपने माता पिता को जीवन में हमेशा सबसे ऊपर रखें। जैसे मैं एक छोटा सा अगर आपके सामने एक इंसिडेंस रखूं, तो अभी जब मैं यात्रा लेकर गया था जी। अयोध्या, जो मैं जी। 550 स्टूडेंट्स को लेकर गया, जी। तो उसमें मैं अन्य स्टूडेंट्स के साथ बातचीत कर रहा था, क्योंकि बड़ी मात्रा में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स भी थे। जी। तो एक स्टूडेंट से मैंने पूछा कि आप कहाँ से हैं, तो उसने झारखंड में कहीं बहुत दूर किसी जगह का बताया, मतलब ऐसी जगह की जहाँ शायद अभी तक बिजली भी ठीक से नहीं पहुँच पाई है। वहाँ से वो विद्यार्थी आया था, और वो आज दिल्ली विश्वविद्यालय का हिस्सा है। जी। तो मेरी जिज्ञासा हुई, मैंने उससे पूछा कि आपके पिताजी क्या करते हैं। तो वो छात्र थोड़ा सा शांत रहा, उसने जवाब नहीं दिया। फिर मैंने उससे फिर से पूछा कि आपके पिताजी करते क्या हैं, क्योंकि मेरी जिज्ञासा हुई कि वहाँ से एक छात्र यहाँ तक आ रहा है, तो मैं जानना चाहता था कि मतलब क्या है इसके पीछे का इतिहास क्या है। जी। तो छात्र तब भी कुछ नहीं बोला। फिर थोड़ा अकेले में जब वो मुझे मिला, तो फिर उसने मुझे कहा कि मेरे पिताजी एक खेत में मजदूर हैं। जी। तो फिर मैंने उससे पूछा कि यार, आप दिल्ली विश्वविद्यालय तक पढ़ने आए हो, आपको किसने भेजा है? तो उसने कहा मेरे माता पिता ने। फिर मैंने उस स्टूडेंट से पूछा कि यार, वो माता पिता जो आज आपके हिसाब से मतलब ऐसे हैं कि आप उनका परिचय 4 लोगों में नहीं दे पा रहे हैं, वो किस संघर्ष के साथ आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं। आप यहाँ दिल्ली जैसे शहर में रह रहे हो, वो एक टाइम का खाना नहीं खा रहे होंगे, जी। और आप असहज महसूस कर रहे हो उनका परिचय देने में। जी। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपके घर वाले चाहे कुछ भी करते हो, जी। आपको उनकी इज्जत करनी चाहिए, और ये नहीं देखना चाहिए कि फलाने के पिताजी तो इतने बड़े अधिकारी हैं, ये हैं, तो वो सम्माननीय हो गए, और मेरे पिताजी कुछ नहीं है। अगर वो कुछ नहीं होते तो आप भी कुछ नहीं होते। हर युवा को घर से निकलते समय अपने माता पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लेकर निकलना चाहिए। जी। और अगर आप उनका सम्मान करेंगे, तो मुझे लगता है कि
माता पिता की दुआओं में इतना दम होता है कि आप जीवन में कुछ ना कुछ जरूर अच्छा कर जाएंगे एक दिन। जी, तो बस इसी संदेश के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद आपकी आवाज़ से बात करने के लिए। ये थे सचिन बैसला जी, जो कि डूसू के जॉइंट सेक्रेटरी भी हैं, और इनसे हमने बात की पूरे विस्तार के साथ कि आने वाले छात्र संघ चुनाव को लेकर इन्होंने कई ऐसे अपने कार्यकाल में ऐसे काम कराए हैं जो हमेशा याद रखे जाएंगे। नमस्कार।